बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है। हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा तुर्की के ऑस्कर प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑस्कर प्रोजेक्ट बेसिकली F-16 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, तो उसके अंदर F-16 को किन किन अपग्रेड की मराहिल से गुजारा जाएगा, इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करूंगा कि तुर्की अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। तब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. थर्ड्स में बात कर रहा था ऑस्कर प्रोग्राम के ऊपर। अगर ऑस्कर प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी नजर दौड़ाई जाए, तकरीबन पिछले 6-7 महीने से सोच रहा था इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बना नहीं सका। आज मौका मिला तो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑस्कर प्रोग्राम में अब कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया। तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि हमने F-16 के लिए जो कंपोनेंट्स बनाए थे या पार्ट्स बनाए थे, उसको हमने ऑलमोस्ट बना लिया, कंप्लीट कर लिया इस प्रोजेक्ट को। बस इसकी टेस्टिंग जारी है और टेस्टिंग के बाद जो है इसको फाइनलाइज करके प्रोडक्शन लाइन के ऊपर ला दिया जाएगा। ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक डोमेन में आए हुए तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। सबसे पहले तो अगर इस प्रोजेक्ट के आप बैकग्राउंड को देखें तो ऑस्कर है क्या चीज। ऑस्कर बेसिकली एक तुर्की जुबान का लफ्ज है, जिसके मानी है फ्री होना, आजादी हासिल करना, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि खुद मुख्तियार होना। तुर्की इस वक्त अमेरिका की शराइत से बहुत ज्यादा तंग है। अमेरिका की शराइत से सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक तंग है। एक तो अमेरिका से अगर आपने कोई चीज परचेज कर ली ना, तो वो बहुत ज्यादा आपको घाटे का सौदा इस तरीके से होगा। अमेरिका के पास उस वक्त दुनिया का बेस्ट स्टफ मौजूद है डिफेंस के हवाले से, लेकिन उसके ऊपर जो लगने वाली शराइत है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज को जो है वो तंग करती हैं। अगर आप चाइना से कोई चीज परचेज करते हैं, आप रशिया से कोई चीज परचेज करते हैं, या इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से आप कुछ परचेज करते हैं, तो उस तरह की आपको ऊपर सैंक्शंस नहीं लगती जिस तरीके से अमेरिका अपनी चीज बेचने के बाद आपके जो हाथ पैर पकड़ के रख लेता है। आपने चीज भी अपनी मर्जी की लेनी है अमेरिका से, उसको पैसे भी उसकी मर्जी के देने, उसके बाद उसके ऊपर जो हथियार लगेंगे वो भी उसकी मर्जी के हैं, और अगर आपने उसको फर्दर यूज करना है तो अमेरिका की मर्जी से करना है। तो अजीब सी सिचुएशन है। आप कोई चीज लेते हैं तो अपने दिफा के लिए लेते हैं। अगर आपने चीज ले ली है अपने दिफा के लिए और आप उसको यूज अमेरिका की मर्जी से करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज लेने का फायदा कोई नहीं है। एक तो आप अमेरिका को राजी करके रखे और इस सिचुएशन के अंदर रहें कि भाई आप हमेशा अमेरिका की माने और आपका और अमेरिका का मुफाद देख रहा हो। तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि आप उनकी गुड बुक्स के अंदर रहेंगे। सेकेंडली, अगर आप इनके मुखालिफ जाना शुरू कर देंगे तो फिर आपको स्पेयर्स की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, आपको अपग्रेड्स भी बंद हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अमेरिका आपको तंग करेगा। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा बियॉन्ड साइड के ऊपर में चला गया था। तुर्की इस वक्त F-35 के प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया है। रीजन क्या बनाई गई है, S-400 के ऊपर आपने S-400 परचेज कर लिया। हमारी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो रशिया के पास जाने का खतरा है, इस वजह से हम F-35 आपको नहीं दे सकते और आपको F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया है। तुर्की जो है वो मेन लीडिंग पार्टनर में से एक पार्टनर था F-35 प्रोग्राम के लिए। अभी प्रोजेक्ट उस तरीके से सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था और तुर्की ने एडवांस पेमेंट कर रखी थी F-35 के इनिशियल बैच के कुछ ऑर्डर्स के लिए। दूसरी, अगर आप देखें, तुर्की जो है वो F-35 के पार्ट्स अभी भी बना रहा है। अमेरिका ने उसे बाहर कर दिया प्रोजेक्ट से, लेकिन अभी भी आप देखें कि पार्ट अभी भी बना रहा है F-35 प्रोग्राम के। समझ से बाहर है अमेरिका कर क्या रहा है। इसके बाद आ जाते हैं F-16 या ऑस्कर प्रोग्राम के ऊपर। तुर्की ने पहले ब्लॉक 70 का पैकेज मांगा है अमेरिका से $1.4 बिलियन के वेस्ट, क्योंकि F-35 तो अमेरिका ने देने नहीं है, तो उससे भी इनकार किया गया अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा फिर तुर्की ने कहा कि हमारे जो पुराने F-16 हैं उनके सॉफ्टवेयर हमें दे दीजिए ताकि हम उसको अपग्रेड कर लें, वो भी अमेरिका नहीं दे रहा। उसके बाद अब देखें कि तुर्की ने ब्लॉक 70-72 वाले F-16 मांगे हैं। तुर्की कह रहा था कि हम एक्स्ट्रा से उसकी पेमेंट कर देंगे या आप हमारे पुराने F-16 जो है उनको अपग्रेड कर दें। अमेरिका ने कंप्लीट बैन लगाया हुआ है तुर्की के ऊपर। तुर्की की एयरफोर्स को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है और ये अमेरिका की तरफ से बदला इस चीज का लिया जा रहा है कि भाई आपने S-400 क्यों लिया है। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के डुअल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। इंडिया के मामले में अमेरिका ने कोई काटसा का हक नहीं लगाया इंडिया के ऊपर। S-400 इंडिया ने भी लिए हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। स्ट्रेटेजिकली उसने चाइना को काउंटर करना है, तो इस रीजन के अंदर जो है वो इंडिया का साथ अमेरिका जरूर चाहता है। इस वजह से किसी भी किस्म की सैंक्शन जो है अमेरिका की तरफ से नहीं लगाई गई इंडिया के ऊपर। हालांकि इंडिया ने भी S-400 लिया है। ये तो इसका पस मंजर था कि किस तरीके से तुर्की को जरूरत पड़ी है। तुर्की ने ऑस्कर प्रोग्राम स्टार्ट किया। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ऑस्कर प्रोग्राम में से कौन से फाइटर जेट जो है वो मॉडर्नाइज होंगे, कितने नंबर में होंगे, और इसके अलावा कौन कौन सी मॉडर्नाइजेशन ऑस्कर प्रोग्राम के जरिए से होगी F-16 के अंदर। लेकिन सबसे पहले तो किस ब्लॉक के F-16 होंगे इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉक 30 के पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस ऑस्कर प्रोग्राम के जरिए से जो है वो अपग्रेड होंगे। रीजन क्या है, इससे पहले जो तुर्की के पास एयरक्राफ्ट ब्लॉक 30 है, ब्लॉक 40 है और ब्लॉक 52 है आई बिलीव। अब अगर मैं कहीं बार गलत हूँ काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट जरूर कर दीजिएगा। तो
ब्लॉक 30 के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी MLU भी हुई है, यानी मिड लाइफ अपग्रेड्स भी हुए हैं, और वो MLU अपग्रेड्स जो हैं वो तुर्की के अंदर ही हुए थे। परमिशन उस टाइम भी अमेरिका से ली थी, लेकिन उस वक्त तुर्की ने अपने MLU अपग्रेड्स जो हैं वो तुर्की के अंदर ही किए थे। इससे क्या जाहिर होता है, जो सोर्स कोड्स हैं वो इस वक्त ब्लॉक 30 के तुर्की के पास हैं, क्योंकि अगर सोर्स कोड्स ना होते MLU अपग्रेड्स के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स नहीं शामिल थी, के साथ इलेक्ट्रॉनिकल भी बहुत सी अपग्रेड्स जो हैं वो MLU अपग्रेड्स के अंदर शामिल थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप कह सकते हैं सोर्स कोड के बगैर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अमेरिका ने तुर्की को सोर्स कोड दिए ब्लॉक 30 के, और तुर्की ने MLU स्टैंडर्ड के ऊपर अपने फाइटर जेट्स जो है F-16 ब्लॉक 30 के उनको अपग्रेड कर दिया। अब डेफिनेटली ये सवाल भी बनता है कि यार ब्लॉक 40 और ब्लॉक 52 को क्यों नहीं मॉडर्नाइज किया जा रहा, सिर्फ ब्लॉक 30 को क्यों मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो ब्लॉक 30 के जो सोर्स कोड हैं वो इस वक्त तुर्की के पास मौजूद है। ब्लॉक 40 और ब्लॉक 52 ना उनको जरूरत पड़ी है कि उनको मॉडर्नाइज किया जाए, ना तुर्की ने मॉडर्नाइज किया है। तो डेफिनेटली उसके जो सोर्स कोड्स हैं वो अमेरिका के पास है, और इस प्रोजेक्ट के बाद तो अमेरिका उसके सोर्स कोड भी नहीं देगा। इसी वजह से जो है पर्टिकुलरली ब्लॉक 30 के जो F-16 हैं वो ही ऑस्कर प्रोग्राम के जरिए से अपग्रेड होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर आप आ जाते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट जो है वो अपग्रेड किए जाएंगे। 30 से 36 एयरक्राफ्ट जो है वो ब्लॉक 30 के F-16 तुर्की इस्तेमाल कर रहा है, तो वही जो एयरक्राफ्ट हैं वही मॉडर्नाइज होंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के MLU हुए थे F-16 ब्लॉक 15 के, तो वो भी तुर्की ने किए थे और तुर्की के अंदर भी हुए थे। तो पाकिस्तान के पास भी सिर्फ ब्लॉक 15 के आई बिलीव जो है सोर्स कोड्स मौजूद है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि F-16 के अंदर किस किस किस्म की मॉडर्नाइजेशन की जाएंगी इस ऑस्कर प्रोग्राम के अंदर। देखिए, सबसे पहले सिर्फ ऐसा रडार चेंज नहीं किया जाएगा, और भी बहुत सारी मॉडर्नाइजेशंस हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर की जाएंगी। सबसे पहले तो मिशन कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस फाइटर जेट का चेंज किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वो पॉइंट आता है जो मैंने स्टार्टअप में बताया था कि तुर्की किस तरीके से जो है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। तुर्की इस वक्त उस टाइम फ्रेम से गुजर रहा है, उस पीरियड से गुजर रहा है जिसके लिए वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो है टेक्नोलॉजीज वो डेवलप कर रहा है। ऐसा रडार, मिशन कंप्यूटर सिस्टम, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें। तो वो जो है इस वक्त इस ऑस्कर प्रोग्राम के जरिए से उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके F-16 के अंदर भी वो अप्लाई कर रहा है। किस तरीके से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी ये सिस्टम्स डेवलप होते हैं ना, चेंजेस एयर फ्रेम के अकॉर्डिंग आती हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मैकेनिज्म वही रहता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। 3, 4, 5 साल बाद जो है गाड़ी का नया मॉडल आता है, किसी भी ब्रांड की तरफ से कोई भी कंपनी उसको बनाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ओवरऑल थोड़े बहुत फीचर चेंज हो जाते हैं, थोड़े से स्पेक्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन वही 4 व्हील है एक सीडान के अंदर, वही स्टीयरिंग है, वही गियर है, वही हर एक चीज है। चेंजेस जरूर होती है, मॉडर्नाइजेशन जरूर आती है। इस तरह फाइटर जेट में भी है, और फर्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट ने भी है, 4th जनरेशन वाले फाइटर जेट ने भी है, 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट ने भी है, लेकिन चेंजिंग एवियोनिक्स के अंदर आती है, चेंजेस सेंसर के अंदर आती है, और बहुत सारी चीजें इंजन के अंदर आती है, मैन्यूवर्स के अंदर आती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो उड़ना सब जहाजों ने एक जैसा ही है। इस तरीके से अपने रिसर्च वर्क को इंप्लीमेंट कर रहा है तुर्की। अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो टेक्नोलॉजीज बना रहा है उसको थोड़ा डाउनग्रेड करके, हो सकता है कि उसी टेक्नोलॉजीज को इस टेक्नोलॉजीज की बेस के ऊपर मैच्योर करके उसके अंदर नई लगाई जा रही है TFX के लिए। तो ये बेसिकली तुर्की जो है अपनी यूटिलाइजेशन को काफी सारी बेहतर बना रहा है। अपने स्टार्ट किए हुए प्रोजेक्ट TFX को फायदा पहुंचाने के लिए उससे F-16 को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। बल्कि ये ऐसा रडार जो अभी SL-SAN ने बनाया है, ये तो अकिंसी ड्रोन के अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक चीज है उसको तरह तरह से मॉडर्नाइज करके और हर एक चीज के लिए डेडिकेटेड अपना एक रोल बना के ना उसको हर एक चीज के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो F-16 हो, वो अकिंसी ड्रोन हो, वो काजिल इल्मा ड्रोन हो, या आप कह सकते हैं कि वो TFX हो, हर एक चीज के लिए एक बेहतर तरीके से उसको स्लाइटली मॉडिफाई करके बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो हर एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रहा है। अब आते हैं वापस उस चीज के ऊपर कि भाई F-16 के अंदर किस किस किस्म की मॉडर्नाइजेशन होगी ऑस्कर प्रोग्राम के थ्रू। देखें कौन कौन सी होगी। ऐसा रडार होगी, मिशन कंप्यूटर सिस्टम होगा, हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम होगा, IFF सिस्टम यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रंट एंड फोर्स सिस्टम। इसके अलावा जो कॉकपिट के अंदर है MFDs चेंज हो जाएंगी। पहले F-16 ब्लॉक 30 के अंदर ग्लास कॉकपिट ही था, जो MFDs है वो कलर्ड MFDs हो जाएंगी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट MFDs थी जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस तो देती थी, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं देती थी जिस तरीके से आपके पास एक कलर MFD सिचुएशनल अवेयरनेस आपको देती है। दो छोटी छोटी चीजें जो है वो कॉकपिट के अंदर और भी आपको दिखेंगी जो कि मॉडर्नाइज हुई है। एक तो आई बिलीव हाइड्रोलिक फ्यूल गेज जो है वो इस पिक्चर के अंदर दिखा रहा है, उसके लिए MFD जो है वो इन्होंने ऐड कर दी है। छोटी सी MFD है, साइड के ऊपर है, राउंडल है। आई बिलीव हो सकता है कि वो हाइड्रोलिक फ्यूल गेज हो, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जितना ख्याल है जिस तरीके से एक छोटा सा गेज लगाया हुआ है, ये हाइड्रोलिक फ्यूल गेज होगा। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी इस फाइटर जेट का चेंज होगा। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेसिकली क्या करता है, आपकी जो जहाज की मैन्यूवर्स हैं यानी पिच, रोल वगैरह, याव वगैरह जो है इस चीज को भी मुहैया करता है। इसके अलावा जो आपकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस है या आपके जो फाइटर जेट के ओवरऑल डायरेक्शंस हैं उसके अंदर जो है वो काफी हेल्पफुल होता है। वो जो सिस्टम है वो भी तुर्की ने इंडिजिनियसली डेवलप किया, वो भी F-16 के अंदर तुर्की अपना वाला लगाएगा। इसके अलावा फाइटर जेट के जो अक्सर औकात आप एक्सीडेंट्स देखते हैं वो किस वजह से होते हैं, ज्यादातर और भी टेक्निकल मालफंक्शंस भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इंजन के किसी पार्ट के मालफंक्शन की वजह से एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है एयरक्राफ्ट को। तो उसकी बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस हासिल करने के लिए जो है इंजन डिस्प्ले स्क्रीन का भी जो है वो इजाफा किया गया तुर्की की तरफ से। ऑलमोस्ट ब्लॉक 70 के पैकेज के ऊपर तुर्की जो है वो ऑस्कर प्रोग्राम के जरिए से अपने F-16 को ले जाएगा। लेकिन याद रहे वही सिर्फ लिमिटेड डेडिकेटेड 35-36 F-16 वही चेंज होंगे। ब्लॉक 40 और ब्लॉक
F-52 वाले जो जहाज हैं वो अपनी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर रहेंगे। ब्लॉक 30 वाले जो F-16s हैं सिर्फ यही चेंज होंगे। इसके अलावा हार्डवेयर के अंदर भी चेंजेस होंगी। हार्डवेयर के अंदर जो दूसरी चेंजेस हैं उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर होंगी, लेकिन बाहर वाली साइड के ऊपर हाँ एक कैमोफ्लेज आप स्पॉट कर सकते हैं। जो F-16 के कैमोफ्लेज है, तुर्की के जो अपनी पेंट स्कीम की डेवलपमेंट है उसके अंदर जरा इंप्रूवमेंट आ रही है, हार्डवेयर चेंज हो सकता है, लेकिन ये बहुत माइनर हार्डवेयर चेंजेस को आप हार्डवेयर चेंज एक्चुअल में कंसीडर कर नहीं सकते, ये पेंट जॉब है। इसके बाद जो हार्डवेयर चेंजेस है वो आपको इस तरीके से दिखेंगे कि इससे पहले F-16 के ऊपर आप सिर्फ एमरैम इस्तेमाल कर सकते थे या अमेरिकन बनाए हुए वेपन्स इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूं। अब इस ब्लॉक 30 के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि तुर्की अपने बनाए हुए वेपन्स इस्तेमाल करेगा। वैसे भी जो ईसा रडार इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो इतना कैपेबल है कि वो मल्टी फंक्शन कर सकता है, जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी तीनों फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो कैपेबल है। तुर्की के अपने बनाए हुए एयर टू एयर वेपन्स हैं या एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, वो भी तुर्की जो है वो इस F-16 के ऊपर इस्तेमाल करेगा। आई बिलीव ये हार्डवेयर चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी इस ऑस्कर प्रोग्राम के थ्रू। इसके अलावा जो एक डेडिकेटेड और चेंज है कॉकपिट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, HMD का इस्तेमाल जो है वो तुर्की अपनी बनाई हुई HMD F-16 ब्लॉक 30 के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेगा। HMD मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होता है बेसिकली, और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो है वो डॉग फाइट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हाई ऑफ बोर मिसाइल्स को जो है आप अच्छे तरीके से इससे फायर कर सकते हैं। तो तुर्की अपनी बनाई हुई हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम जो है ब्लॉक 30 के अंदर इस्तेमाल करेगा। अब एक आखिरी चीज जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैंने अपने स्टार्टअप में कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। देखिए पाकिस्तान के F-16 जो है उनका और तुर्की के F-16 का एक ही हाल है। तुर्की को भी अपग्रेड्स नहीं मिल रही थी तो पाकिस्तान को भी अपग्रेड्स नहीं मिल रही थी। तुर्की के जो एडवर्सरी है वो हेलेनिक एयरफोर्स है, जो बेसिकली ग्रीस की एयरफोर्स है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इस वक्त एडवर्सरी है एशिया के अंदर वो इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स भी इस वक्त रफाल इस्तेमाल कर रही है। तुर्की की जो एयरफोर्स है उसके जो हरीफ हैं वो भी रफाल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास ब्लॉक 70 के F-16 भी मौजूद हैं, लेकिन मेन फाइटर जेट जो उनका स्ट्रीम लाइन में इस वक्त मौजूद है वो रफाल ही है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान और तुर्की की जो एयरफोर्स है उन दोनों को तकरीबन सेम थ्रेट है, तो पाकिस्तान भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। अव्वल तो पहले तुर्की अपने फाइटर जेट्स को मॉडर्नाइज करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा, अगर उसके बेटर रिजल्ट्स निकल के आते हैं तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान को भी ऑफर करेगा या दूसरी कंट्रीज को भी सेल्स की ऑफर करेगा कि हम आपके F-16 को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। देखें ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि कितनी कैपेबिलिटीज पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलती हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स उसके अंदर इंटरेस्टेड होती है या नहीं होती। डेफिनेटली इंटरेस्टेड तो होगी, लेकिन ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कितने वक्त बाद जो है हमें कैपेबिलिटी अवेल करने को मिलती है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।